तो अभी तक हमने जो भी एम्पलीफायर पढ़ा हुआ है अ, वो साउंड फ्रीक्वेंसी पर अच्छा काम करता था, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी पे अच्छा काम नहीं कर पाता। क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आपने देखा होगा, अगर हम रेडियो वगैरह यूज कर रहे हैं तो लेट से 93.3 रेड एफएम या मिर्ची एफएम लखनऊ में चलता है। तो हम क्या करते हैं, उसको अपने रेडियो ट्यूनर को सेलेक्ट करते हैं, या मोबाइल में रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है तो नॉब को वहाँ ले जा कर के सेट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये मेगा हर्ट्ज में ऐसे लिखा होता है, तो एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हो जाती है और उस फ्रीक्वेंसी पे जो साउंड आ रही होती है वो सेलेक्ट होती है। तो बेसिकली ट्यून्ड का मतलब है सिलेक्शन, ट्यून से मतलब है सिलेक्शन। ठीक है, ये पार्ट है सिलेक्शन और ये है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन तो मतलब इसके लिए एक सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके दे। अब फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने वाली जो सर्किट होती है जो हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन करते हैं उसको कहते हैं ट्यूनिंग। आपने पुराने रेडियोज़ में देखा होगा, एक ऐसे नॉब होती थी बड़ी सी, उसको घुमा के हम लोग चैनल सेलेक्ट करते थे। टीवी में भी होता था, टीवी में यूएचएफ फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे ही रेडियो में रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी कैसे सेलेक्ट करती है, इस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेडियो में ये लगा रहता था नॉब रोटेट करने वाला, इसके पीछे एक धागा सा होता था पुराने रेडियोज में, और इसके बाद ये ऐसे कनेक्टेड होता था एक कैपेसिटर से, जो ऐसे बड़ा सा कैपेसिटर होता था, और उसमें ये रोटेट होता था। जब कैपेसिटर की प्लेट्स रोटेट होती थी तो इसका कैपेसिटर वेरी करता था, मतलब एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता था। और वेरिएबल कैपेसिटर को हम लोग ट्रिमर कैपेसिटर भी बोलते हैं कई बार। छोटा कैपेसिटर आता है उसको ट्रिमर कैपेसिटर बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर की कैटेगरी में। तो इसमें भी एक कैपेसिटर लगा होता था बड़ा सा, और वो वेरी होता था, कैपेसिटर वेरी होता था और भी चीज़ें वेरी होती थी, तो क्या हो जाता था, हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर पाते थे। तो सबसे पहले जो इसमें ट्यूनर सर्किट हम लगाएंगे, एलसी की ट्यूनर सर्किट लगाएंगे, इसको हम, इसका दूसरा नाम टैंक भी होगा, इसको दूसरा नाम हम इसको टैंक सर्किट भी बोलेंगे। तो एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ। ऊपर हर ट्रांजिस्टर में ऊपर वीसीसी होता है, तो इसमें भी वीसीसी हो गया। उसके बाद ट्यूनर सर्किट है हमारी, ये हो गया, और ये लगा कैपेसिटर। ठीक, और इसी पे हम यहीं पे आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो ये हो गया आउटपुट, यहाँ पे हम आउटपुट ले लिए, और इस सी को हम ट्यून कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, सी और एल दोनों को बदल सकते हैं, ये सी हो गया, ये एल हो गया, और ये भी एल ही है क्योंकि ये बीच में हमने ट्रांसफार्मर लगाया है, तो ये इंडक्टर कॉइल ही होती है। ठीक है, इसके बाद अब इसको देखो ला करके हमने कनेक्ट कर दिया एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से, बीजेटी एम्पलीफायर सिंपल। उसके बाद ये उसका आर ई रेजिस्टेंस, ये बाईपास कैपेसिटेंस, सारी सर्किट सेम है, और ये ग्राउंड। उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर बायस, ये ट्रांजिस्टर को बायसिंग करने के लिए। इतना पार्ट एम्पलीफिकेशन के लिए, बायसिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक्टिव रीजन में रहे, एज एम्पलीफायर परफॉर्म करे। तो R1 और R2 ये डीसी बायसिंग हो गई। और इसके बाद इनपुट के लिए हम डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगाते हैं, या इनपुट कैपेसिटर लगाते हैं, सी इन कैपेसिटर हो गया ये। ठीक है, और यहीं पे अब ये चीज़ हमने ग्राउंड कर रखी है, तो हम बेसिकली यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट हो गया। तो ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा क्या है, ये ट्यूनर है। ये ट्यून्ड सर्किट है, ट्यूनर सर्किट, या फिर इसको रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। ठीक, या फिर इसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं। अब होता क्या है, जब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ क्या कहते हैं, कैपेसिटर को मैन इक्वल कर ले, मतलब
एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल हो जाए, तब होता है रेजोनेंस। और रेजोनेंस पे रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, क्योंकि एक्स सी एक्सएल कैंसिल हो जाते हैं, केवल रजिस्टिव पार्ट बचता है, तो उस समय हमें बेस्ट आउटपुट मिल रहा होता है। तो इसी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये काम होगा, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो अगर एक्स सी की मैं बात करूँ तो एक्स सी क्या होता है, 1/जे ओमेगा सी होता है, या अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये ओमेगा और ये कैपेसिटेंस, और एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ठीक, और अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ, इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपेसिटर बोल देता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्टर बोल देता हूँ। ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाए जब, यानी हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जब दोनों का रिएक्टेंस हमें सेम मिले। अब चलो हमने मान लिया कि ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो ओमेगा ओमेगा है वो इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ओमेगा अगर इक्वल हो जाएगा तो हम इसको लिख सकेंगे 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। और इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें फ्रीक्वेंसी के टर्म में, 2πf इज इक्वल टू 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये कंडीशन चाहिए होगी हमको रेजोनेंस के लिए, और इसी फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जब ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और मान लो हम अपने एंटीना के थ्रू रेडियो पे इसी फ्रीक्वेंसी पे अपना साउंड इमिट कर रहे हैं, तो हमें एल और सी की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करनी होगी कि ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है वो रेजोनेंट के बराबर आ जाए। जब रेजोनेंट के बराबर आ जाएगा तो पार्टिकुलर चीज़ सेलेक्ट होने लगेगी, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव। अब कई बार ये क्या होता है ना, ऐसे वेरिएबल दर्शाया जाता है, क्योंकि इंडक्टर तो हम बार बार बदल नहीं सकते ना, कैपेसिटर बदलना ज़्यादा इजी होता है, प्लेट को वेरी कर देना, प्लेट की डिस्टेंस कम कर देना। और इंडक्टर ज़्यादा बड़ा नहीं यूज करते क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होने लगता है। टाइप ऑफ ट्यून्ड सर्किट, अगर मैं बात करूं ट्यून्ड सर्किट कितने प्रकार की हो सकती हैं, वैसे कई प्रकार की हो सकती हैं, मैं यहाँ 2 प्रकार बता रहा हूँ। एक है सीरीज ट्यून्ड सर्किट, और दूसरा है पैरेलल ट्यून। सीरीज ट्यून्ड कब कहेंगे, जब हमारा वी इनपुट एक साइड आ रहा हो और ये हमने एल लगाया है और फिर हमने सी लगाया हुआ है और उसके बाद वी आउटपुट मिल रहा है। और पैरेलल ट्यून्ड कब हुआ, वी इनपुट वी आउटपुट, ऐसा कुछ। और इधर बीच में बेसिकली समझने वाली चीज़ ये है, ये तो कोई मतलब नहीं इस बात का, वी इन वी आउट का मतलब इसका है कि एल और सी हमारे पैरेलल में लगे हों। जो एल और सी है ये पैरेलल में लगे हों, ये एल हो गया ये सी हो गया, पैरेलल ट्यून। अब अगर बात करें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की, तो हम लोग गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, यानी एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये मान लो एम्पलीट्यूड है और ये फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से 3 dB डाउन जब हम आते हैं, ये 3 dB डाउन, तो इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, F1 और F2। तो जैसे पिछले एम्पलीफायर में होता था बैंडविड्थ, अभी भी वैसे ही होगा, 0.07% ऑफ AV। ये AV है तो यहाँ पर जो A आएगा वो आएगा, अगर ये A है तो चलो AV लिख देता हूँ मैक्सिमम,
तो AV का 70% यानी इंटू 0.707। ठीक। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। मतलब हमारी बैंडविड्थ जितनी है और उसकी FR क्या है। मतलब अगर मान लो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा FR है, ठीक है, और हमारी जो बैंडविड्थ होगी इस केस में देखो बहुत कम आएगी। ठीक। तो बैंडविड्थ की वैल्यू अगर घटेगी और FR की वैल्यू बढ़ेगी तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जितना ज़्यादा ये चौड़ा होता जाएगा उतना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर घटता जाएगा। ठीक। तो ये हमें ग्राफिकली समझना होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमें पहले से पता है, 3 dB डाउन आकर के जो बैंडविड्थ मिलती है उसको हम बोलते हैं, मतलब 3 dB डाउन आते हैं जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, जो रेंज मिलती है। पैरेलल रेजोनेंस के केस में नेंस केस में जो FR होता है उसको बोलते हैं 2π√LC आता है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ट्यून्ड एम्पलीफायर के। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर। सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर। सिंगल ट्यून्ड में क्या होगा? चीज़ें पहले जैसे ही रहेंगी। मतलब सर्किट जब हम बनाएंगे तो ऊपर यहाँ VCC रहेगा। फिर इसके बाद टैंक सर्किट में हमें ध्यान देना है, ये कैपेसिटर की ट्यूनिंग कर दिए और ये इंडक्टर लगा दिए। उसके बाद बाकी चीज़ें सेम सेम, एक पुराने एम्पलीफायर जैसे। ठीक है, यहाँ से इनपुट, ये ग्राउंड, यहाँ से आउटपुट ले लिए, यहाँ आउटपुट और यहाँ इनपुट। ठीक। और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दो और यहाँ एक एमीटर कैपेसिटर लगा दो। तो ये जो बन के आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? और नेमिंग कर सकते हैं, ये CC है, इसका नाम C इनपुट रख दो, इसका नाम R1, इसका नाम R2, ये RE हो गया, ये CE हो गया, और ये हमारा गिवन C गिवन L। तो यहाँ एक बार ट्यूनिंग हुई है इसलिए इसका नाम है सिंगल ट्यून्ड। अगला है डबल ट्यून्ड। डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर। अब इसमें क्या होगा? बस एक ज़रा सा चेंज आएगा। यहाँ इंडक्टर लगा ही था, तो हम क्या करेंगे, इसको समझो हमने दूसरा इंडक्टर लगाया और दूसरा कैपेसिटर लगाया। ठीक। दूसरा इंडक्टर, दूसरा कैपेसिटर, और इसको वेरी कर लिया। अब की बार जो आउटपुट लेंगे हम, ठीक, यहाँ नीचे ना लेकर के, जो अभी हम यहाँ नीचे ले रहे थे, अब की यहाँ आउटपुट लेंगे। ठीक। तो अब की आउटपुट हमारा इधर आएगा। तो एक बार ट्यूनिंग यहाँ हुई है, पहली ट्यून सर्किट, एक यहाँ देखो, एक ट्यूनिंग हमने यहाँ की है और दूसरी ट्यूनिंग यहाँ की है। तो ये क्या हो गया? डबल ट्यून एम्पलीफायर हो गया। दोनों में जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आएगा हमारा दोनों केस में, वो तो ऑब्वियसली सेम आने वाला है। मतलब F इज इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस FR इज इक्वल टू 1/2π√LC आएगा। पहले वाले भी केस में FR इज इक्वल टू 1/2π√LC आएगा।